हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करें फिर। टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ मैंने गियर की भी पढ़ाई है। ठीक है, अब स्क्रू थ्रेड की जानते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें टर्म रहते हैं स्क्रू थ्रेड में। स्क्रू थ्रेड के बारे में मैंने फॉर्म्स ऑफ थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। और क्योंकि हम बोल्ट की बात कर रहे हैं, हम थ्रेडेड जॉइंट की बात कर रहे हैं, हम फास्टनर की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोल्ट, नट एंड बोल्ट, आपका स्टड, आपका स्क्रू, इन सब के बीच में डिफरेंस ये बताया कि कौन सा कब यूज होना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है नहीं, ये सब चीज़ें भी है। उसका एक लेक्चर बना रखा है मैंने, वो भी देख लेना आप। ओके, तो टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो थ्रेड की टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्क्रू थ्रेड की। ठीक है, कौन कौन से क्या क्या इसमें टर्म है जो हमको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले है हमारा टर्म, देख रहे होंगे दो बना रखे मैंने, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम क्या लग रहा है, ये है एक्सटर्नल थ्रेड। ये वाला जो बना रखा है मैंने, ये मान लो मेरा क्या है, न बोल्ट है। ये रहा एक्सटर्नल थ्रेड, देखो दिख रहा है, बोल्ट में थ्रेड दिखाई दे रहा है, ये एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड, अब इंटरनल थ्रेड इसका नट हो गया, ये नट है इंटरनल थ्रेड, ये क्या है इंटरनल थ्रेड, ये क्या है एक्सटर्नल थ्रेड। समझ गए। अब एक्सटर्नल थ्रेड में कौन कौन से टर्म आते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा आता है कि चलो ये थ्रेड है, तो थ्रेड में थ्रेड एंगल। अब क्योंकि हम फास्टनर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थ्रेडेड जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो थ्रेडेड मैंने कहा है कि जो थ्रेडेड जॉइंट होता है, जो फास्टनर होता है, उसमें जो थ्रेडिंग होती है वो वी शेप में होती है, वी फॉर्म में होती है। ठीक है, वी फॉर्म में थ्रेडिंग होती है, और वी फॉर्म में अगर थ्रेडिंग होती है, जो थ्रेड एंगल है वो हमारा कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तो थ्रेड एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल जो थ्रेड बना रहा है ना, ये वी शेप में बना रहा है ना, बना रहा, तो ये होता है 60 डिग्री। ओके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप बनता है इसमें। देखो अगर यहाँ पर ये ऐसे करके कर दूँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी जितने भी एज है वो सेम होंगी, और थ्रेड एंगल का 60 डिग्री है, तो सारे एंगल भी 60 डिग्री, तो एक इक्विलेटरल शेप बनाता है। तो थ्रेड एंगल की बात हुई। पिच की बात करें तो पिच क्या होता है, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट थ्रेड ऑफ द सेम, मतलब कि सेम पॉइंट। अगर हम दो थ्रेड हैं और उन दो थ्रेडों में जो सेम पॉइंट है, उनके बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें, ठीक है, और एडजेसेंट थ्रेड के बीच की डिस्टेंस देखें, और जो सेम पॉइंट पे एडजेसेंट पॉइंट जिसे कहते हैं, एडजेसेंट थ्रेड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट देखें इस दूसरे थ्रेड पे, तो जितनी इसकी डिस्टेंस है वो हमारा पिच कहलाता है, पिच। ठीक है, तो पिच का क्यों यूज है, पिच काय के लिए हम देख रहे हैं। क्या होता है कि जब आप सिंपल थ्रेड में, जैसे कि आपका नट और बोल्ट है, उसमें अगर आप एक रोटेशन करोगे, आपने एक बार जो बोल्ट है आपका, उसको एक रोटेशन दिया, एक कंप्लीट रोटेशन दिया, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन दिया, तो वो जो मूव करता है, तो वो जो एक्सियल डायरेक्शन में मूव करता है, करते हो ना, देखो ये देखो ये रहा, देखो ये देखो, ये रहा, ये मेरा बोल्ट है, इसमें नट लगा हुआ है। अब देखो ये एक रोटेशन में दूंगा, तो जो ये एक रोटेशन में एक्सियल डायरेक्शन में कर रहा है ना मूव, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, या नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा या ऊपर की, तो जो एक्सियल डायरेक्शन में एक रोटेशन में नट हमारा मूव करता है, तो वो कितना करता है, पिच के बराबर, अपनी पिच के बराबर करता है, जितनी उसकी पिच होती है उसके बराबर वो मूव करता है एक्सियल डायरेक्शन में। तो ये यूज है हमारा। पर हम यहाँ पर पिच मैंने जैसे लिखा, ठीक है, एक दूसरा टर्म आता है जिसे हम लीड कहते हैं, लीड। ठीक है, क्या कहते हैं, लीड, LEAD, इसी का बड़ा भैया है ये, पिच का बड़ा भैया। मतलब कि अगर क्या होता है, अगर हमारा नट एक रोटेशन में पिच के बराबर मूव कर रहा है, तो लीड उसका क्या होगा, पिच होगा, लीड उसका क्या होगा, पिच होगा। पर कभी कभी आपने ऐसे स्क्रू देखे होंगे, ऐसे नट देखे होंगे कि एक रोटेशन करो इतना ज़्यादा मूव कर जाता है, समझ लो, वो उस टाइप के बनाए जाते हैं, उस टाइप के बनाए जाते हैं, ताकि आपका ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो एक रोटेशन आप उसमें देते हो तो वो n टाइम्स, मतलब पिच का 2 गुना 3 गुना। अब पिच जितना है, अब पिच क्या है, एडज है ये। वैसे पिच क्या है, पिच क्या होती है, दो एडजेसेंट थ्रेड हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट की डिस्टेंस।
दो एडजेसेंट थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की डिस्टेंस, दो एडजेसेंट थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की डिस्टेंस, या दिए वाले 2 पॉइंट ले लो या अंदर के 2 पॉइंट ले लो, है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और दोनों एडजेसेंट थ्रेड है, समझ गए। तो क्या है पिच, दो एडजेसेंट थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इन एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन, समझ गए। तो वो हो गया पिच। अब क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि पिच हमारा अगर n टाइम्स हो जाए, मतलब कि ऐसा होता है कि लीड आप देखते होगे कि थोड़ा सा भी आपने रोटेशन करा तो बहुत ज़्यादा मूव करता है, ठीक है, वो उसे कहते हैं लीड। तो लीड क्या होता है हमारा, लीड क्या होता है हमारा, लीड इज टू पिच, लीड इज टू पिच। ये कब होगा, जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा, इसे हम कहते हैं सिंगल स्टार्ट थ्रेड, ठीक है। लीड इज इक्वल टू पिच कब होगा, जब हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा, ठीक है। अब लीड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ पिच, ये कब होगा, जब हमारा मल्टी स्टार्ट थ्रेड होगा। क्या होगा, मल्टी स्टार्ट थ्रेड, इसे कहते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड, समझ गए, बात समझ में आ गई। तो लीड इज इक्वल टू पिच कब होगा, जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा। लीड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ पिच कब होगा, जब मल्टी स्टार्ट थ्रेड होगा। आपने देखा होगा कि आप एक रोटेशन करते हो और इतना ज़्यादा मूव करता है, समझ गए, तो वो हो गया, वहाँ पर डिस्टेंस जो होती है वो लीड में आती है, लीड कहते हैं उसको, ठीक है। थ्रेड एंगल हो गया, पिच हो गया, लीड हो गया। अब क्या बचा, अब हमारा आता है मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर क्या होता है भाई, मेजर डायमीटर देखो, इमेजिनरी टाइप ऑफ सारे इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी हम लेते हैं कि हाँ इमेजिन करते हैं ये वाला टाइम इमेजिनरी। तो क्या कहते हैं, इमेजिनरी सिलेंडर, एक टाइप का इमेजिनरी सिलेंडर है ये। जब आप थ्रेड बनाते हो ना, तो आप एक सिलेंडर लोगे और उस सिलेंडर पे फिर क्या होता है कि आप सिंगल कटिंग टूल लगाओगे लेथ में, वो आप सिलेंडर किस में फिट करोगे, चक में फिट करोगे। वो जो सिलेंडर है आपका रॉड, सिलेंड्रिकल जो रॉड है वो आप चक में फिट करोगे, ठीक है, वो आप इस पे, ठीक है, उसमें फिट करोगे और फिर वो फिट होने के बाद वहाँ पर आप वो रोटेट करने, स्पिंडल उसका घूमने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। और क्या होता है कि फिर यहाँ पर टूल पोस्ट पे आप टूल लगाते हो और फिर ऐसे रेसिप्रोकेट करता है टूल और आपका थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, बनाता, और वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है और थ्रेडिंग बनती जाती है, ये होता नहीं। तो लेथ मशीन पे बन जाता है। तो क्या होता है उसमें जो डायमीटर हम लेते हैं, कौन सा डायमीटर लेते हैं, उसमें हम डायमीटर लेते हैं मेजर डायमीटर, ठीक है, मेजर डायमीटर लेंगे। मेजर डायमीटर तो क्या कहते हैं इसे, जो सबसे मेजर डायमीटर कहते हैं, क्या होता है, इमेजिनरी सिलेंडर, मतलब कि मेजर डायमीटर लेते हैं। तो मेजर डायमीटर को हम क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर भी कहते हैं और नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। तो मेजर और नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, इमेजिनरी सिलेंडर दैट बाउंड्स द crest of an external thread, that bounds the crest of an external thread। देखो क्या होता है कि ये मेरी, इसमें आपको ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसमें आपको थ्रेडिंग दिख रही होगी, थ्रेडिंग दिख रही है। तो जो सबसे, अब देखो थ्रेडिंग दिख रही है, अब थ्रेडिंग के, अब क्योंकि इसमें थ्रेडिंग है तो थोड़ा इसके बीच बीच में मटेरियल निकला हुआ है। तो जो सबसे ऊपर वाला डायमीटर है थ्रेड, ठीक है, सबसे ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, ये बना रखा है। तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। इसके जो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ऊपर वाले, इन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं, क्रेस्ट। तो मेजर डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर इज एन इमेजिनरी सिलेंडर दैट बाउंड मतलब कि उसको कवर करना, बाउंड करना। किसको बाउंड करना, क्रेस्ट को। अगर आप एक ऐसा टाइप का इस पे अगर सिलेंडर बनाओगे, बनाओगे तो आप किसको बाउंड करोगे, इस क्रस्ट को बाउंड करोगे। तो जब ये क्रस्ट अगर आप बाउंड करोगे ऐसे करके, तो एक क्या बनेगा, इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा जो क्रस्ट को बाउंड करेगा। और वो जो उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, मेजर डायमीटर। क्रस्ट क्या है हमारा, जो ये वाले ऊपर वाले पॉइंट है, इन्हें कहते हैं क्रस्ट। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, और जो नीचे यहाँ पर बने हुए हैं, जो थ्रेड के नीचे बने हुए हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं रूट।
सबसे डिफरेंस क्या होता है कि पता नहीं चलता कि रूट किसे कहें। क्या होता है ना, जो एक्सटर्नल थ्रेड है और जो इंटरनल थ्रेड है, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन है रूट और क्रेस्ट में। आप समझ लो रूट से आप समझो, रूट क्या है, रूट तो आप समझोगे ना, रूट क्या होता है, बेस होता है जहाँ से मटेरियल कटना स्टार्ट होता है। रूट क्या होता है, जहाँ से हम मटेरियल कटना स्टार्ट होता है, ये समझ लो, जहाँ से मटेरियल कटना स्टार्ट होता है, जहाँ से मटेरियल हमारा, जैसे जैसे गियर है, गियर में रूट होता है, रूट सर्किल होता है, रूट डायमीटर, भी उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, टीथ बनाते हैं, रूट सर्किल को क्या कहते हैं हम, डिडेंटम सर्किल भी कहते हैं, तो उसके ऊपर टीथ बनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टूथ, जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अब देखो रूट है, अब यहाँ से हमारा, अब यहाँ पर तो अंदर मटेरियल है ना, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर तो पूरा मटेरियल है ना, इसके अंदर है नहीं, ये तो पूरा मटेरियल भरा है। तो यहाँ से जो ऊपर होगा तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ रूट से, तो ये क्या हो गया, हमारा रूट है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल थ्रेड की बात। अब इंटरनल थ्रेड में देखो, इंटरनल थ्रेड में रूट मैंने क्या बताया, जहाँ से मटेरियल कटना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा कहाँ से मटेरियल कट रहा है, यहाँ से कट रहा नहीं कट रहा, ये देखो कट रहा नहीं कट रहा, ये भाई मटेरियल तो हमारा नीचे है ना, ये तो यहाँ से कट रहा है, ये देखो, ये हमारा हो गया रूट, समझ गए। तो जहाँ से मटेरियल कटना वो रूट, और उसके नीचे सबसे ऊपर वाला पॉइंट, उस टीथ के सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्रेस्ट, और जो सबसे बेस में पॉइंट है वो रूट, समझ गए। तो एक्सटर्नल थ्रेड में अगर हम बात करें तो इमेजिनरी सिलेंडर दैट बाउंड्स द crest of an external thread या रूट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, क्योंकि इंटरनल अगर थ्रेड में देखोगे तो मेजर डायमीटर भाई रूट से बनेगा, क्योंकि देखो ये तो रूट ऊपर है ना, तो मेजर डायमीटर कहाँ से बनेगा, रूट, मेजर डायमीटर मतलब सबसे बड़ा डायमीटर, तो मेजर डायमीटर कहाँ से बनेगा, रूट से, क्योंकि रूट हमारा क्या है, बेस पर। तो एक्सटर्नल थ्रेड में जो इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा, जो बाउंड करेगा, किसको बाउंड करेगा, क्रेस्ट को बाउंड करेगा एक्सटर्नल थ्रेड के, और इंटरनल थ्रेड में किसको बाउंड करेगा, रूट को बाउंड करेगा, किसके, इंटरनल थ्रेड के। तो मेजर डायमीटर समझ में आ गया, तो मेजर डायमीटर समझ में आ गया। मेजर डायमीटर को क्या कहते हैं, नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं। ओके, अब आया किस, माइनर डायमीटर। माइनर मतलब कि सबसे जो सबसे कम वाला है, कोर, जिसे माइनर कहते हैं। माइनर मतलब मेजर होता है एक माइनर को हम क्या कहते हैं, कोर डायमीटर भी कहते हैं। तो माइनर कौन सा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे, जो किसको बाउंड करेगा, हमारे रूट को बाउंड करेगा। यहाँ पर किसको बाउंड करेगा, रूट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। तो माइनर डायमीटर इज द इमेजिनरी सिलेंडर दैट बाउंड्स द रूट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड, और इसमें क्या, दैट बाउंड्स द क्रस्ट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, क्योंकि क्रस्ट क्या है, हमारा सबसे ऊपर वाला टीथ का पॉइंट है, समझ गए। तो सबसे ऊपर वाला टीथ का पॉइंट मतलब कि मैं अगर बेस से बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है, बेस से बात कर रहे हैं हम, तो क्रस्ट, तो क्या हो गया, क्रस्ट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। तो माइनर डायमीटर समझ आ गया। तो माइनर डायमीटर को हम क्या कहते हैं, कोर डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब आ गया पिच डायमीटर की बात। पिच डायमीटर तो भाई आपको देखा क्या है, पिच डायमीटर मतलब जैसे हमारा गियर में क्या होता है, पिच इमेजिनरी सर्किल होता है, जहाँ पर हमारे दो गियर में भी पिच डायमीटर होता है। तो जो एक गियर है उसका पिच डायमीटर, पिच सर्किल, और जो दूसरा गियर का पिच सर्किल हमेशा एक कांटेक्ट बनाते हैं, पिच पॉइंट होता है हमेशा एक, क्योंकि दोनों गियर के जब तक पिच सर्किल कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक हमारा मूव नहीं करेगा गियर। ऐसे ही इसमें, तो इसमें क्या है, इसमें भी जो ये एक्सटर्नल थ्रेड है, इसमें भी एक ऐसी लाइन है पिच लाइन, जो इस एक्सटर्नल थ्रेड के और जो इससे मैच करेगा, जो इससे नट, जैसे ये बोल्ट है, तो ये बोल्ट का जो पिच लाइन है और जो नट की पिच लाइन है, दोनों आपस में मैच करेंगी।
तो वहाँ यहाँ पर भी क्या एक पिच सिलेंडर बनेगा। इमेजिनरी पिच सिलेंडर हम कहाँ बनाएंगे, जहाँ पर हमारे दोनों पिच लाइन, दोनों नट और बोल्ट दोनों की पिच लाइन कांटेक्ट में रहेंगी। या ये समझ लो जहाँ पर इन दोनों, जहाँ पर देखो ये जैसे दोनों सेम शेप के हैं। देखो क्या होता है, तुम्हारा बोल्ट में भी वी थ्रेड है, नट में भी वी थ्रेड है, दोनों में वी थ्रेड है, वी थ्रेड है दोनों में। तो ये मान लो बोल्ट का वी थ्रेड है, ठीक है। और ये मान लो जो मैंने ऊपर से बनाया, अब दोनों मैच करेंगे ना, दोनों एक दूसरे के इंगेज होंगे। तो ये मान लो ऊपर वाला भी किसका थ्रेड है, ये नट का थ्रेड है, ये नट का थ्रेड है, ये बोल्ट का थ्रेड है। तो एक ऐसे समझ लो, ये नट का थ्रेड है, ये बोल्ट का थ्रेड है, समझे ना। तो इन दोनों की एक पिच लाइन जरूर होगी जहाँ पर हम ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे बढ़िया से। वहाँ पर हम इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे और वो पॉइंट हमको पिच डायमीटर देगा, ठीक है। क्या देगा, पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर समझ में आ गया। ओके, अब पिच डायमीटर हो गया, ऐसे कोर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, रूट, क्रेस्ट, ठीक। और क्या चीज़ रह गई, और हमारा एक है कि टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। अब आपको पता है कि स्ट्रेस एरिया आपका कौन सा स्ट्रेस एरिया रहेगा। स्ट्रेस एरिया वही वाला रहेगा जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मतलब जब नट और बोल्ट आपके ऑपरेशन में आएंगे तो स्ट्रेस आपका कहाँ लगेगा, कोर एरिया में लगेगा। क्योंकि जो बेस है मेरा, जो मेरा नट का थ्रेड है वो बेस से कनेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा यहीं पर लगेगा ना, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस एरिया हो गया ना, कौन सा वाला, ये वाला एरिया, अनथ्रेडेड पोर्शन। जो अनथ्रेडेड पोर्शन है वो हमारा टेंसाइल एरिया है पूरा, ठीक है। अनथ्रेडेड पोर्शन इज द टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, समझ गए। तो ये चीज़ हो गई। और ठीक है, अब ये एक चीज़ और देख लो आप कि इसका जो हम लिखते हैं, लिखने का तरीका कैसे पता चलेगा कि ये वी थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, समझे। वी थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड, नोमेनक्लेचर जैसा कहते हैं ना, नोमेनक्लेचर। वी थ्रेड है या स्क्वायर थ्रेड है, बटरस थ्रेड है, ट्रेपेजोइडल थ्रेड है। लिखने का तरीका बताता हूँ। मीट्रिक थ्रेड के बारे में लिख रहा हूँ। अगर मीट्रिक थ्रेड को हम कैसे लिखेंगे, डिनोट करेंगे एम से। ट्रेपेजोइडल थ्रेड को किससे डिनोट करेंगे, टी आर। स्क्वायर थ्रेड को किससे डिनोट करेंगे, एस क्यू। समझ गए, मीट्रिक, ट्रेपेजोइडल, स्क्वायर, बटरेस, ये सब चीज़ें। अब मीट्रिक थ्रेड के बाद जो भी ऑप्शन आएगा या स्क्वायर थ्रेड के बाद जो भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा उसका नॉमिनल डायामीटर। जैसे 24, 26, 28, ये 24, 26, 28 इज द नॉमिनल डायामीटर, मेजर डायामीटर, ठीक है। हमेशा जब भी नोमेनक्लेचर होता है तो उसमें हम नॉमिनल डायामीटर लिखते हैं, मेजर डायामीटर लिखते हैं, ठीक है। 24, 26, 28, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा, अगर इसके बाद कुछ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो इसका मतलब उसने दिया है कि ये फाइन पिच है। फाइन पिच और कोर्स पिच के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता रखा कि फाइन पिच क्या होता है, कोर्स पिच क्या होता है, ठीक है। तो फाइन पिच कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, ऑटोमोबाइल, ये सब सेक्टरों में फाइन पिच के थ्रेड यूज़ किए जाते हैं। कोर्स थ्रेड के यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं है, स्टैटिक लोड लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ डायनेमिक लोड लगा हुआ है वहाँ फाइन पिच वाले थ्रेड यूज किए जाएंगे, ओके। और जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है 2, तो ये फाइन पिच हो गई। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे खाली छोड़ रखा है, वहाँ पर समझ लेना कि ये कोर्स पिच है। क्या है, कोर्स पिच। क्या है, कोर्स पिच है, ठीक है। तो पिच 2 है, पिच 2 है। पिच 2 का मतलब मैंने क्या बताया था, पिच का मतलब डिस्टेंस, एडजेसेंट थ्रेड के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, एडजेसेंट थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की डिस्टेंस इन एक्सियल डायरेक्शन कितनी है, 2 mm। 2 mm, सारे mm में होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई।
चलिए फिर टर्मिनोलॉजी हो गई। अभी आगे मैं यूनिफॉर्म बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।